नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के लिए जारी हुई अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन। जाने सरकार ने किसको दी छूट, क्या रहेगा बंद। प्रदेश सरकार को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान। बोली, सरकार में अंदर स्थिति ठीक नहीं। जंगलों में तैनात वनकर्मियों के लिए सरकार की बड़ी सौगात। जाने कैसे रखा जाएगा वनकर्मियों का ख्याल। हल्द्वानी में होपवेल क्लिनिक में बिना ऑपरेशन होगा पाइल्स का इलाज। जानिए कैसे आप एक ही दिन में हो सकते हैं ठीक। 4 सितंबर से होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। जानिए कैसे करेंगे श्रद्धालु दर्शन। जानिए क्या है पूरी गाइडलाइन। दुश्मनों के ठिकाने खोजने के लिए रुस्तम 2 का देहरादून के डीआरडीओ में चल रहा है निर्माण। दिखाएंगे कैसे रखेगा दुश्मनों पर नजर। उत्तराखंड के सभी कॉलेज में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह हो सकती है परीक्षाएं। देखिए अनलॉक 4 में क्या हुआ है बड़ा निर्णय। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर एसओपी जारी करते हुए तमाम शर्तों के साथ 21 सितंबर से मिलने वाली राहत की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक अनलॉक 4 में सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ख्याल रखना होगा। उत्तराखंड आने के लिए स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बॉर्डर चेक पोस्ट पर सभी कागजात चेक कराने होंगे। सभी मॉल, मार्केट, धार्मिक संस्थानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनलॉक 4 में बैंक्वेट हॉल खोले जाने व शादी समारोह में 100 लोगों को बुलाने की अनुमति भी शामिल है। अंतिम संस्कार में भी सभी बंदिशों को सरकार ने वापस ले लिया है। वहीं स्कूल कॉलेज के लिए गुड न्यूज है। हालांकि 30 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखना होगा, लेकिन 21 सितंबर के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र पढ़ाई में टीचर्स की सहायता लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में 50% टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में 21 सितंबर के बाद आईटीआई संस्थानों को भी खोल दिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने अपने बयानों से राज्य सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा में निर्वाचित प्रतिनिधियों में विरोध उत्पन्न हुआ है, इससे साफ हो गया है कि सरकार में अंदर स्थिति ठीक नहीं है। जन समस्याओं के समाधान के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की शिकायतों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नौकरशाही निरंकुश हो चुकी है और उसे सरकार का कोई डर नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में 2022 के चुनाव को लेकर निर्वाचित प्रतिनिधियों ने केंद्र नेतृत्व से हस्तक्षेप कर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सत्तारूढ़ दल में इस प्रकार का असंतोष जनता में भारी निराशा पैदा कर सकता है। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। बेरोजगारी और कर्मचारियों की भारी छटनी के कारण लोग भुखमरी के कगार पर हैं। प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटे जाने से कर्मचारी बेहद नाराज है। वहीं अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स के वेतन में भी कटौती की जा रही है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन करने की धमकी दी है। ऐसी परिस्थितियों में जनता की समस्याओं का समाधान करना इस सरकार के बस की बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संकट काल में हर मोर्चे पर विफल भाजपा सरकार शीघ्र नया जनादेश प्राप्त करे। उनकी माने तो भारी बहुमत के बावजूद भी भाजपा सरकार चलाने में विफल साबित हुई है। जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करते समय शिकारियों, तस्करों, वन्यजीवियों व अन्य तरह के हमले में जान गंवाने वाले वनकर्मियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार वनकर्मियों को भी पुलिस के समान सहायता राशि व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने यह जानकारी दी है। उनके मुताबिक पिछले साल वनकर्मियों को भी पुलिस के सम्मान दिए जाने पर सहमति बनी थी। इस पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई है। इसे देखते हुए कैबिनेट में नए सिरे से प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दें कि शहीद पुलिस कर्मियों के स्वजनों को 15 लाख की आर्थिक सहायता, सेवा की तिथि तक पूरी तनख्वाह और इसके बाद पेंशन देने का प्राविधान है। ऐसे में वनकर्मी भी अपनी जान पर खेलकर 24 घंटे वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, जिसे देखते हुए उन्हें भी पुलिस की भांति सम्मान दिया जाएगा। वन्य मंत्री ने बताया कि पुलिस की तरह वन विभाग के फील्ड कर्मियों को भी वर्ष में 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने और जंगल में वन चौकियों में रहने वाले वनकर्मियों को आवास भत्ता देने के संबंध में भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। ये प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हल्द्वानी के डमरडुंगा स्थित होपवेल पाइल्स केयर पॉइंट का नेता प्रतिपक्ष ने शुभारंभ किया। अस्पताल में बवासीर फिशर का इलाज किया जाता है। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर
तन्मय पांडे ने बताया कि उनका संस्थान उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है, जहां पहली बार एक साथ इन बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बवासीर फिशर के मरीज इलाज के लिए दिल्ली और देहरादून जैसे बड़े शहरों का रुख करते आए हैं, लेकिन अब मरीजों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बड़े चिकित्सकों का पैनल एक साथ मिलकर हल्द्वानी में इस बीमारी से ग्रसित मरीजों का उपचार करेंगे। पांडे ने बताया कि उनके यहाँ ABBS और BAMS के साथ साथ अनुभवी महिला चिकित्सकों द्वारा संचालित बवासीर, भगदड़ और फिशर का इलाज किया जाता है। यहाँ इंजेक्शन से रोगियों का इलाज किया जाता है। इलाज कराने के बाद तुरंत घर जा सकते हैं रोगी। डॉक्टर BK अग्रवाल ने कहा कि बवासीर में लापरवाही करना खतरनाक हो सकता है। शुरुआती अवस्था में बवासीर बिना ऑपरेशन से ठीक की जा सकती है। होफैल में बवासीर के रोगियों को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उपचार के बाद बेड रेस्ट की आवश्यकता है। ऐसे में बवासीर, फिशर और भगदड़ के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि कुमाऊं में 6 ज़िले हैं, जिसमें पिथौरागढ़, धारचूला जैसे एरिया से लोग आते हैं। दुर्गम एरिया है, यहाँ पर पाइल्स के पेशेंट को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लोगों को देहरादून जाना पड़ रहा था, अच्छे हॉस्पिटलों के लिए दिल्ली, देहरादून के लिए बाहर निकलना पड़ रहा था। तो यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पर एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर हल्द्वानी में बिठवाते हैं और उन लोगों से अगर इलाज कराते हैं, तो इससे आम जनता को भी लाभ मिलेगा और गरीब पेशेंट को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और कम से कम दरों पर हम इसका इलाज करेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर हेमकुंड साहब में दर्शनार्थियों की। हेमकुंड साहब की यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। DM स्वाति भदौरिया ने यात्रा को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी व्यवस्थाओं को तत्काल शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थल को हेमकुंड साहब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा लगभग 5 महीने और 5 दिन तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण इस बार हेमकुंड साहब की यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रा की इजाज़त रहेगी और एक दिन में अधिकतम 200 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। इस बार यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन को बाहर से आने वाले उम्रदराज श्रद्धालुओं को यात्रा पर न आने की सलाह देने की बात भी कही है। अगली खबर भारतीय सेना की। भारतीय सेना में जल्दी उत्तराखंड में एक अत्याधुनिक ड्रोन जुड़ने जा रहा है। सेना के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया रुस्तम 2 ड्रोन को देहरादून स्थित DRDO को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी में बनाया गया है। इसकी संचार प्रणाली पर काम पूरा कर दिया गया है। साथ ही इसे बेंगलुरु स्थित एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के सुपुर्द कर दिया गया है। अब ड्रोन रुस्तम 2 को तैयार करने का काम यही प्रतिष्ठान कर रहा है। काम पूरा होते ही रुस्तम 2 दुश्मन के ऊपर मंडराने को तैयार हो जाएगा। रुस्तम 2 की संचार प्रणाली को IRDE में आयोजित इंडस्ट्री मीट में रखा गया। वरिष्ठ विज्ञानी दीपक अवस्थी ने बताया, ड्रोन के फील्ड ट्रायल पूरा कर लिया गया है। सभी मानकों पर इसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। उम्मीद है कि साल भर के भीतर इसे सेना में शामिल कर दिया जाएगा। दीपक ने बताया कि रुस्तम 2 सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। हवा में ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मनों की हर हरकत का रिकॉर्ड रख सकता है। इसमें एंटी जैम क्लियर कमांड अपलिंक सिस्टम है, जिससे इसे ट्रैक भी किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर डिग्री कॉलेज नहीं खुलने के बाद भी परीक्षाएं कराने की। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत कॉलेज खोलने पर 30 सितंबर तक रोक होने के चलते उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर एक बार फिर से असमंजस्य कायम हो गया है। सितंबर के महीने में प्रस्तावित परीक्षाएं अब अक्टूबर तक टलना है। इस कारण करीब 65,000 छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने जुलाई में सभी विश्वविद्यालयों के साथ मिल बैठकर 24 अगस्त से परीक्षाएं शुरू कराने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने सितंबर माह में परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए सभी को सितंबर में कॉलेज खुलने का इंतजार था, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेज खोलने पर रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसीलिए उत्तराखंड में अक्टूबर के मध्य से पहले परीक्षा आयोजन संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि यूजीसी की पूर्व में जारी 30 सितंबर तक परीक्षा कराने पर जोर दिया गया था। यूजीसी से भी
नई गाइडलाइन का इंतज़ार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।